आज से 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला और उसमें लोगों को ये आगाह किया कि ये जो ऑन गोइंग ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे क्या होगा। ये मैंने 2 दिन पहले बताया था। और इसका जीडीपी पे कितना असर होगा, ये मेरा एक पूर्वानुमान था, बेस्ड ऑन जो मैं मल्टीपल इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट को सुनता हूँ उनके बेसिस पे, बेस्ड ऑन मेरे खुद के अपने थोड़े से लिटिल इकोनॉमिक नॉलेज को लेकर। और आज सुबह में पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी मुद्दे पे बोले। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, लेट अस सी फर्स्ट कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ शेयर करके स्क्रीन। ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और ये दिखाना चाहता हूँ ये जो की हाइलाइट्स हैं हमारे। ये देखिए आप, ये आप देख रहे होंगे। इन हिज एड्रेस टू द लोकसभा ऑन 23rd March 2026, Prime Minister Narendra Modi focused on India's response to escalating conflict in West Asia and its implication of for national security and economy. की हाइलाइट्स ऑफ द स्पीच। जो हाइलाइट्स ऑफ द स्पीच है ये देखिए, ये है वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी में उन्होंने डीप कंसर्न बताया है वॉर के ऊपर में। और जो भी इंडिया के, ये कहा है कि इंडिया जो है कंडेम करता है कि किसी भी सिविलियन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक हो उसको कंडेम करता है। और साथ में यही एम्फिसाइज किया कि इसको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के साथ इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और डी एस्केलेशन करना चाहिए, मतलब किसी तरह से वॉर को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई कंट्री के नेशन को ये अश्योर करतेगा कि हमारी कंट्री जो है पूरी तरह से प्रिपेयर है किसी तरह के पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रप्शन को लेकर। उन्होंने ये भी बताया कि 53 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स है हमारे पास। कंट्री के पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और कंट्री जो है अब 41 कंट्रीज के, इंडिया जो है अब 41 कंट्रियों के साथ जो है ये कर रही है, इंपोर्ट करना शुरू कर रही है। प्राइवेटाइजेशन उन्होंने बताया, जो एलपीजी क्राइसिस है डोमेस्टिक है उसको स्टेबल किया जाए। उसके साथ ही पावर जनरेशन पे भी हाईलाइट किया। साथ ही साथ उन्होंने कंसर्न भी जताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है करीब, जो हमारे 3 लाख करीब 3.25 लाख इंडियंस जो हैं इन कंट्रीज में हैं, वो उनके जो सेफ्टी के बारे में भी कंसर्न किया, बताया। साथ में वो भी बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे जो भी डिस्रप्शन हो रहा है वो उसको मैंने हाईलाइट किया और कहा कि ये जो भी हो रहा है दैट इज अनएक्सेप्टेबल, कि ये इंटरनेशनल वाटर में इसकी मूवमेंट पे किसी का भी कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक चीज कहा कि हमें अपने एक नेशनल यूनिटी और पेशेंस को बनाए रखना है। और कोविड 19 की जो पैंडेमिक एरा है उस एरिया, उस तरह की इमरजेंसी वाली और उस तरह के सिचुएशन के लिए हमें मेंटली तैयार होना चाहिए। इकोनॉमिकली नहीं बताया उन्होंने, मेंटली बताया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के, कोस्टल बॉर्डर एंड साइबर, इसको हाई अलर्ट पे कर दिया गया वगैरह वगैरह। ये मैंने एक समरी दिखाया आपको। और ये मैंने क्यों दिखाया आपको, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि तकरीबन इन्हीं सब इश्यूज पे मैंने बताया था। मैंने अपने 2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई आपको यू शुड स्टार्ट सेविंग फॉर योर रेनी डेज। ये भी बोला था कि ये एकदम हमारे जो कोविड की जो पैंडमिक है उसकी तरह का कोई एक इमरजेंसी आ गया है हमारे कंट्री में, क्योंकि वॉर जो है 3rd वीक में एक्सकलेट कर गया है। मैंने ये भी बताया था करीब 1-2% तो इकोनॉमी को ऑलरेडी डैमेज कर गया है। लेकिन अभी जो रिसेंट है, मैंने एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट को सुना है कि
और जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया है कि वर्ल्ड ओवर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमारे जीडीपी पे 3 से 4% का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जितना ये प्रोलॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा नुकसान। अब ये रही बात आपकी आज के मेरे पिछले वीडियो के, जो मैंने कहा था और आज एग्जैक्टली उसका जो भी दिखा पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर में, जो आकर अपने देशवासियों को, पूरे देश को संबोधित किया और बताया, खतरे से अवगत कराया, बताया कि वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मतलब जो चीज मैंने 2 दिन पहले कहा एग्जैक्टली या बल्कि उसको, और चूंकि उनके पास सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उनको और विस्तार से उन्होंने बताया। मैंने तो सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताया, उन्होंने और भी सिक्योरिटी रीजंस और सारी चीज़ों के कंसर्न्स को जताते हुए बताया कि ये ऑलमोस्ट कोविड जैसा है। एग्जैक्टली मैंने भी कहा था, अगर मेरी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो फिर से जाकर देख लीजिए। मैंने बताया था कि कोविड जैसा सिचुएशन होगा। ये तो रही पास्ट की बात एंड करंट की बात। अब आज सुबह सुबह जब मैंने टीवी खोला तो एक गुड न्यूज आया। और गुड न्यूज एकदम फुल गुड न्यूज नहीं है, पार्शियल गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जो अमेरिका ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि भाई आप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, और नहीं खोलते हैं तो आपके पूरे पावर सर्किट को, पावर सप्लाई को हम बॉम्बार्ड करके और ये कर देंगे। उसके काउंटर में ईरान ने भी एक ये दिया था, धमकी दिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम, अभी तो जो थोड़ी बहुत सप्लाई आ भी रही है, वो सारा चीज जो है हमेशा के लिए उसको बंद कर देंगे। तो ये धमकी चल रही थी। 48 आवर्स का डेडलाइन आज खत्म होने वाला था। इससे पहले कि खत्म हो, ट्रम्प ने सुओ मोटो जो है इस अपनी थ्रेट को, इसकी जो 48 पीरियड्स को डेफर कर दिया है, मतलब 5 दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया है। ये कहते हुए अपने ट्रू सोशल में, उनकी जो सोशल मीडिया साइट है, जैसे हमारे लिए एक्स है या पहले ट्विटर होता था जिस पे लोग एक्सप्रेस करते थे, उनका अपना एक ट्रू सोशल सोशल मीडिया का साइट है जिसके थ्रू वो वर्ल्ड को कम्युनिकेट करते हैं, या फिर हमें अमेरिकन्स को कम्युनिकेट करते हैं कि क्या उन कहना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो उस ट्रू सोशल के थ्रू उन्होंने कहा कि देयर इज एन ऑन गोइंग टॉक, और उससे वो काफ़ी खुश हैं, उससे ये काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आई है, और उम्मीद की जाती है कि आने समय में ये और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और जितने भी हमारे और ईरान के बीच में जो इश्यूज हैं उसको वंस फॉर एंड ऑल सेटल किया जाएगा। अब ये तो ट्रंप ने कहा, लेकिन जैसे ट्रंप ने कहा, ट्रंप के कहने के 2-3 घंटे बाद ही जो ईरान की एम्बेसी अफगानिस्तान में है उससे आया ये कहते हुए, देखो ट्रंप डर गया है और डर के उसने अपनी धमकी को विड्रॉ कर दिया है। मतलब ट्रंप एक तरफ कह रहा था कि टोन एंड टेनर में जिस तरह से बातचीत हुई है उससे ये लगता है कि चीजें सेटल हो जाएंगी, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये जो है ट्रंप डर के इसको विड्रॉ कर लिया है, पोस्टपोन कर लिया है। फिर एक ऑफिशियल आया, लाइक कंफर्मेशन ईरान की तरफ से, वो ये कहते आया कि हमारी ऐसी कोई टॉक नहीं चल रही है अमेरिका के साथ, क्योंकि वो टॉक में बिलीव ही नहीं करते हैं। 2 बार उनको धोखा मिल चुका है, जो कि मिला है, ठीक है। 2 बार, जो इससे पहले जो 7-8 दिन का या 10 दिन का जो 13 दिन का जो वॉर हुआ था ईरान इसराइल के बीच में, जिसमें अमेरिका ने लास्ट में बॉम्बार्डिंग की थी, उस समय भी क्या था कि अमेरिका और ईरान टॉक कर रहे थे, उसी बीच में जाके इसराइल ने अटैक कर दिया था। इस बार तो टॉक शुरू हुआ और काफी लग रहा था पॉजिटिव है। जो कुवैती पीएम जो थे, कुवैत के जो प्रीमियर थे, उन्होंने कहा कि चीजें जो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ऑलमोस्ट सेटल है।
इधर रात को उन्होंने ये कहा और सुबह सुबह ये पता चला कि अमेरिका ने अटैक करके उनके जो मेन लीडर हैं आयतुल्ला खमेनी, उनको मार डाला। पहले दिन ही उनको ये कर दिया और वॉर शुरू हो गया। अमेरिका को ये उम्मीद थी कि ये वॉर जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला में किया था कि रात में गए वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए और उसके बाद जो है उस पे उनके ऑयल पे कब्जा कर लिया। कुछ उनके पास उनको ऐसे ही उम्मीद थी कि खमैनी को मार देंगे, खमैनी को मार देने के बाद उनके कुछ चीफ और चीफ्स को भी मार देंगे, फिर उनकी जो है सारी चीज हो जाएगी, फिर वहाँ के लोग जो ईरान में जो वहाँ के लोग हैं जो उनके सत्ता के खिलाफ हैं वो सड़क पे आ जाएंगे और फिर सत्ता परिवर्तन होगा, फिर जो हम अपना एक पपेट रिजीम जो है वहां पे बिठा लेंगे। ये उम्मीद करके अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया था। लेकिन इसराइल ने पहले से, सॉरी, ईरान ने एक पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। उसने ये तैयारी कर रखी थी, उसने अमेरिका के वॉर हिस्ट्री को रीड भी किया था और बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने कुछ ऐसी तैयारी की थी कि इस वॉर को लंबा खींचेंगे और अमेरिका के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको हिट करेंगे। क्योंकि उनके पास इतने बड़े मिसाइल्स तो नहीं है कि डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर सकें। इसराइल को भी वो हिट कर सकते थे लेकिन इसराइल के पास आयरन डोम था। अच्छा देखिए, चालाकी से उन्होंने इसराइल पे शुरू में उनके जितने भी जो डिफेंस के जो थे सारी चीजें उनको खत्म कर एग्जॉस्ट करा दिया अपने पुराने 6 B ग्रेड या C ग्रेड के मिसाइल्स को छोड़ के। और अब उन्होंने अपने मेन मेन मिसाइल्स निकालना शुरू किया था। 2 दिन पहले मैंने फेसबुक में अपने सोशल मीडिया चैनल में ये बोला था कि ये जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है, पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ है, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के डिमोना एक कोई जगह है वहां पे इसराइल का पूरा न्यूक्लियर प्लांट वगैरह है, उसमें अटैक हुआ है। इस ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है और वर्ल्ड के लीडर्स को बैठ के इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के वॉर में एक्सीडेंटली इंडिया ने अनजाने में पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइट को हिट कर दिया था और उसके बाद ही जो है भागा भागा पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। आ, और उसके बाद जो है उसने कहा कि भाई ये तो भाई न्यूक्लियर वॉर का ये हो रहा है, तो अमेरिका ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात किया होगा और उसके बाद वॉर जो है हमारे यहाँ सीज फायर हो गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देना या न्यूक्लियर बॉम्ब छूट जाना या गलत हाथों में चले जाना और एक बार उसका जो इम्पैक्ट होगा उससे वो कंट्री ही नहीं तबाह होती बल्कि दुनिया और उसके आसपास के रीजन पूरे तबाह हो जाते हैं। अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर है, वो चाहे तो ईरान को बॉम्ब करके एक दिन में तहस नहस कर सकता है। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब उसने किया तो उसके फ्रेंड कंट्री इसराइल और जो पास के जितने फ्रेंडली नेशंस हैं, जो यूएई हैं, सऊदी अरेबिया है और जितने भी जो अमेरिका के फ्रेंडली है, फ्रेंड के साथ गुड रिलेशनशिप है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाए। और सिर्फ उतना हुआ था कि तबाह नहीं होते हैं, अगर न्यूक्लियर अटैक होगा ईरान पे तो उसका इम्पैक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान पे होगा, पाकिस्तान पे ज्यादा होगा, इंडिया पे कम होगा। क्योंकि हम इतने रेंज में हैं कि उसकी रेडिएशन जो है हमें भी इम्पैक्ट करेगी और इसका एक बहुत ही ज्यादा दूरगामी परिणाम हो सकता था। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि शायद जो जो भी लोग ईगो का वॉर बना रखे हैं शायद गुड सेंस प्रिवेल करे। गुड न्यूज है कि वो गुड सेंस प्रिवेल किया और बैक चैनल टॉक्स हुआ। ईरान ईरान कितना भी डिनाई करे, लेकिन ईरान कितना भी अमेरिका को छगा दे इस वॉर में, लेकिन वो ईरान खुद भी जानता है कि उसका भी बहुत नुकसान हुआ है और धीरे 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 वो भी एग्जॉस्ट कर रहा था। तो हर कोई एक ग्रेसफुल एग्जिट चाह रहा था सिर्फ इसराइल के अलावा। इसराइल अभी भी कोई एग्जिट नहीं चाहता, एंड ऑफ वॉर नहीं चाहता। इसराइल का पूरा पूरा टारगेट है कि ईरान पे अपना एक पपेट गवर्नमेंट बिठाए। साथ ही साथ ईरान का जो
सो कॉल्ड न्यूक्लियर बेस है उसको पूरा नष्ट किया जाए। इसके अलावा वो ये भी चाहता था कि और भी एरिया इजराइल जो है वो कब्जा करे और एक ग्रेटर इजराइल बनाए। ये नेतन्याहू का प्लान राइट फ्रॉम द बिगनिंग था, जो अमेरिका के नॉलेज में तो है, लेकिन अमेरिका शायद इसको पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं देता। लेकिन इजराइल अभी भी वॉर नहीं खत्म करने वाला। आज ही मुझे पता चला है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उन कंट्रीज में जहां पे उनके प्रॉक्सीज छिपे हुए हैं, वहां पे वो फुट सोल्जर्स एंट्री करा रहा है, और कल तक वो आपको न्यूज मिल जाएगा कि उसने वहां पे अटैक कर दिया है। तो एक तरह का सीज फायर तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सीज फायर नहीं हुआ है। लेकिन इट्स अ गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि क्या होता है, सब लोग फेस सेविंग चाह रहे हैं। और क्या, जैसे इंडिया पाकिस्तान के वॉर में क्या था, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने वॉर जीत लिया, इंडिया के साथ फाइटर जेट जो है उसने गिरा दिए। उधर इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। सब लोग अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स बना रहे थे, बट द गुड न्यूज वाज कि वॉर जो है वो एंड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसी तरह से गुड न्यूज ये है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोग्रेस, कि शायद बैक चैनल स्टॉक्स चलते रहे, और शायद जो है सब लोगों को एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाए, एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल अभी भी नहीं मानेगा। आप देखना, मेरा ये प्रिडिक्शन है कि इजराइल एंड ईरान के बीच में एक्सचेंज ऑफ मिसाइल होते रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिका पुल आउट करे। थोड़े दिन के लिए हो सकता है कि ट्रम्प के धमकी या ट्रम्प के नाराजगी के बाद इजराइल रुक जाए, सीज फायर कर दे, लेकिन वो जब तक अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर लेता वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये भी चांसेस है कि जैसे ये वॉर रुकेगा, तो जो ईरान के अंदर में जो सत्ता विरोधी लोग हैं, वो लोग सड़क पे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ईरान का इकोनॉमिक हालत बहुत खराब था। जनवरी में वहाँ पे प्रोसेशन निकला था, वहाँ पे बहुत सारी अट्रॉसिटीज हुई थी ईरान की जनता पे। उसको किसी तरह से कुचल तो दिया था वहाँ के रिजीम ने, इस्लामिक रिजीम ने, लेकिन वो भी जानते हैं कि इंटरनल वहाँ पे बहुत डिस्कंटेंट है। और इस वॉर पे उनको इतना नुकसान हुआ है कि उनका बहुत इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, उनको रीबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते ही हैं। ठीक है, वो 200 300 400 500 लोग ईरानियों को जो अपने सत्ता विरोधी हैं, उनको मार देंगे, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट वो भी नहीं करेंगे। और एक तरह की ईरान की सेना जो काफी डिप्लीट हो गई है, और फर्दर डिप्लीट होगी अगर ये वॉर थोड़ा देर और खींचा तो मेरा ये मानना है कि पोस्ट वॉर शायद ईरान में इंटरनल एक रिवॉल्यूशन होगा। ये मेरा अपना मानना है, मेरा एक अपना ये है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, ईरान में इस्लामिक रिजीम रहती है, कोई पपेट गवर्नमेंट रहता है, या डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी आती है तो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। पपेट रिजीम होता है, इंडिया क्या करेगी उस पपेट रिजीम से? इंडिया को तो अपना इंटरेस्ट साधना है, ठीक है। तो इंडिया के रिलेशनशिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। इस्लामिक रिजीम है, उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। कुछ गलतियां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में की थी, वॉर शुरू होने से पहले, उसको उन्होंने किसी तरह से रफा दफा किया। ना, हमारे रिलेशनशिप जो है ईरान के साथ जो है फिर से स्मूथ हो गए हैं। हमारे टैंकर्स आ रहे हैं, ऑयल टैंकर्स रिलीज छोड़ा जा रहा है, एक दो करके ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा जरूरत जो है पूरा एक तरह से माइनस में नहीं जा रहा है। हम धीरे धीरे जो है हमारे रिजर्व से थोड़ा ही सा निकल रहा है, और कुछ चीजें उधर से सप्लाई आ रही है। तो ये गुड न्यूज है। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर ये वॉर खत्म होगा, तो जो जितनी जितना नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसकी भरपाई तो होगी नहीं। ठीक है, आज इस न्यूज के बाद, इस टेम्पररी सीज फायर के बाद, तेल का रेट जो है धड़ाम से $100 से घट के $90 पर बैरल आ गया। थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ मिल गया।
लेकिन जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंच चुका है उसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो जो 4-5% जो है हमारे जीडीपी का नुकसान होना था वो घट के 2 या 3% या 1% रह जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं ये चाहता हूं कि वॉर जो है जितनी जल्दी खत्म हो जाए। देखो बॉस, मेरा ये मानना है कि वॉर कभी भी, चाहे वो किसी भी कंट्री के बीच में हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो, ईरान इराक के बीच में हो, ईरान इसराइल के बीच में हो, या कहीं पे भी वॉर हो, अब वो वाला सिचुएशन नहीं हो गया है कि भाई उनके यहाँ वॉर हो रहा है हमें क्या लेना देना। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, पूरा एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है कि अगर ये वॉर चलता है, हम डायरेक्टली नहीं भी इन्वॉल्व होके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में जो है इंडिया को नुकसान नहीं हुआ था? इंडिया तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश राज थी यहाँ पे, इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे थे वहां पे, लेकिन क्या हमारा नुकसान नहीं हुआ था? बहुत हुआ था, हमारे सैनिक भी मरे थे। जो इंडिया गेट बना हुआ है वो वर्ल्ड वॉर में ही मरे हुए सैनिकों का, वो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया ब्रिटिश की इंडिया की तरफ से फाइट कर रहे थे, उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो रहा था। तो उस समय जब वर्ल्ड पूरा ग्लोबल नहीं था, उस समय इतना नुकसान हुआ। आज जब पूरा एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अमेरिका में किसी को छींक आती है तो उसका असर इंडिया में होता है। आपने देखा होगा कोविड में क्या हुआ था। कोविड तो शुरू हुआ था चाइना में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनगल्फ कर गया था। तो कोई भी चीज अगर होती है, चाहे इंडिया में भी कल को कुछ होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, तो आपको क्या लगता है चाइना इम्पैक्टेड नहीं होगा? टेम्पररी बेनिफिट जरूर होगा, कुछ अपने कुछ वो जो क्या कह सकते हैं अपने वेपन्स वगैरह भेज देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया उनसे इंपोर्ट नहीं करेगा तो उनका इंपोर्ट इम्पैक्टेड होगा, उनका एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड होगा। उसी तरीके से सिंस ये ग्लोबल विलेज होता है तो इस ग्लोबल विलेज में सब लोग एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते हैं। तो लेट्स प्रे, लेट्स थिंक पॉजिटिवली दैट ये वॉर जो है वो इसी टेम्पररी सीज फायर के साथ धीरे 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 जाके सबसाइड करे और रुक जाए। अगर ये रुक जाता है तो हमारा नुकसान कम हो जाएगा, बढ़ने से बच जाएगा। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही गया। तो ये मैं सडनली इसीलिए ये वीडियो बनाया, ये बताने के लिए कि देखिए मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था, मेरे पॉइंट्स को एग्जैक्टली एज इट इज लोग, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई और क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर लाऊं और आपको बताऊं। और कोई सजेशन है कि मैं इस वीडियो को और बढ़िया कर सकूं तो प्लीज उसको भी कमेंट में डालें और शेयर करें। थैंक यू। इसके साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। बाय बाय।